नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और इंडिया गुट को बाय बाय कर दिया है। मतलब लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू की बीजेपी से 18 महीने की दुश्मनी अब फिर से दोस्ती में बदल गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की दोस्ती के बीच कई सवाल हैं, जैसे नीतीश पलट तो गए, लेकिन क्या उन्हें फायदा होगा? नीतीश की साख पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने के बाद भी जेडीयू कमजोर हुई थी, तो अब फिर से मिलने से क्या जेडीयू के आंगन में कमल खिल जाएगा? चलिए एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला, क्या नीतीश की छवि को यानी इमेज को डेंट लगेगा? जेडीयू की बीजेपी के साथ आने पर यह तो साफ है कि नीतीश कुमार की छवि पर असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी से 2022 में गठबंधन तोड़ने के बाद से नीतीश कई दफा सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना नहीं। लेकिन नीतीश फिर दोबारा बीजेपी के साथ जा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2014 में नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर बीजेपी से नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर 2017 में महागठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल हो गए थे। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी के साथ जाने से नीतीश कुमार को सरकार चलाने के हिसाब से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिलकर लंबे समय तक सरकार चला चुके हैं और महागठबंधन काफी सहज रहा था। एक राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का टैग दिया है। दोनों दल आपस में काफी सहज हैं, दोनों दलों के नेताओं में कई तरह की सहमति है, इसलिए दोनों का गठबंधन जमीन पर भी स्वीकार है। पॉइंट नंबर 2, जेडीयू को होगा नुकसान, कितना चलेगा जो है वो चिराग का मैजिक। चिराग पासवान की हम यहां बात कर रहे हैं। एक और आंकड़े देखिए, 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश ने जब 2015 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब उन्हें भले ही 2010 के मुकाबले सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन मोदी लहर के बीच भी सत्ता में वापसी हुई थी। बता दें कि नीतीश कुमार 2017 में एनडीए से नरेंद्र मोदी की वजह से अलग हुए थे, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी। जब 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब आरजेडी को 80, जेडीयू 71 और बीजेपी को सिर्फ 53 सीट हासिल हुई थी। 2017 में वापस आई नीतीश की पार्टी 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने के बावजूद 71 से घटकर 43 सीटों पर आ गई थी, यानी पार्टी को 28 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि बीजेपी 21 सीटों की बढ़त के साथ 53 से 74 पर पहुंच गई। यहां एक बात और अहम है कि 2020 में नीतीश के खिलाफ चिराग फैक्टर काम कर गया था। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी तात्कालिक ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था, जिसका सीधा असर जेडीयू पर पड़ा और बीजेपी को नीतीश के सामने मजबूत होने का मौका मिला। एलजेपी करीब 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से ज्यादातर जेडीयू के प्रभाव वाली थी। इसका असर नतीजों में भी दिखा। आंकड़ों के अनुसार जेडीयू को चिराग की एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने से करीब 41 सीटों पर नुकसान हुआ था। यह बात और पुख्ता तब हो जाती है जब 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गए थे। तब उन्होंने जेडीयू की बैठक में कहा था कि बीजेपी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की है, हमेशा हमें अपमानित किया। वहीं 2023 के अगस्त महीने में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान का नाम लिए बिना ये कहा था कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंट जिम्मेदार रहा। वहीं इस बार भी चिराग जेडीयू के खिलाफ विरोधी तेवर दिखा रहे हैं। मतलब अगर चिराग ने 2020 वाला गेम किया तो नीतीश कुमार को फिर से नुकसान हो सकता है। वहीं एलजेपी के सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि नीतीश की एनडीए में एंट्री से चिराग लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर अपने प्रत्याशी उम्मीदवार जो है वो उतार सकते हैं। मतलब 17 कैंडिडेट नीतीश की जेडीयू के खिलाफ और 6 जो है वो अपनी उतारेंगे। पॉइंट नंबर 3, नीतीश की बार्गेनिंग पावर का क्या होगा? बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी और दल में टूट की कयासों के बीच ये माना जा सकता है कि नीतीश बीजेपी से इस बार अपनी शर्तों पर बार्गेन नहीं कर पाएंगे, जैसा अब तक वो करते आए थे। जेडीयू को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 15.42% वोट मिले थे, जबकि 2015 में पार्टी का वोट शेयर 16.83 था, यानी तमाम विरोध और गुटबाजी के बावजूद
पार्टी को 1.4% वोट शेयर का नुकसान हुआ। ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से जेडीयू को कमतर आंकना भी जो है वो गलत है। राजनीतिक जानकार ने आगे कहा है कि आंकड़ों और जातीय समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो नीतीश आज भी मजबूत हैं। बिहार में इतने सालों से सत्ता में साझेदार रही बीजेपी आज तक प्रदेश में अपना नेता नहीं बना पाई है, मतलब बड़ा नेता। सुशील मोदी, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, नंदकिशोर यादव, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे तमाम सरीखे नेता जिन्हें संगठन और सरकार दोनों में अहम जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये बीजेपी को अकेले दम पर लड़ने की स्थिति में नहीं ला पाए। अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह जैसे नेता अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। उनके बयानों से पार्टी को लाभ कम, आलोचना का ज्यादा ही सामना करना पड़ा है। जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी नीतीश के लवकुश समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश की। पार्टी उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह को साथ लाई, सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान दी, लेकिन ये सब कुशवाहा वोट को बहुत हद तक अपने पाले में ला पाए, कह सकते हैं आप, लेकिन कुर्मी को साधने में सफल नहीं हुए। इसलिए बीजेपी नीतीश के फेस वैल्यू को समझती है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। नीतीश के हाथों में होगी कमान, ये एक सवाल है। नीतीश बीजेपी की दोस्ती में सबसे अहम सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि इस बार बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाएगी। कई बीजेपी के नेता खुलकर इस पर बयान भी दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने कभी इस पर मुहर नहीं लगाई। 2020 विधानसभा चुनाव के पहले भी ऐसी मांग उठी थी, लेकिन तब जेपी नड्डा, अमित शाह की तरफ से साफ कहा गया कि एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे। पॉइंट नंबर 5, बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी या मजबूरी। दरअसल बीजेपी की निगाह अभी लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में करीब 350 सीट का लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी को लगता है कि अगर बिहार में जेडीयू, पंजाब में अकाली और आंध्रा में चंद्रबाबू के साथ आ जाएं तो वो अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकती है। नीतीश के इंडिया ब्लॉक में साथ रहने से बिहार में महागठबंधन का जातीय समीकरण मजबूत हो जाता है। 2015 का चुनाव इसका परिणाम है, रिजल्ट है। अब तक आए कई सर्वे में भी बिहार में एनडीए 25 से 30 सीट के बीच लटकती नजर आ रही थी। 2014 के चुनाव में बिना नीतीश के एनडीए 31 पर अटक गई थी, लेकिन 2019 में नीतीश कुमार के साथ आने से एनडीए को बिहार में 40 में से 39 सीटें मिली थी। ऐसे में पार्टी के लिए नीतीश जरूरी और मजबूरी दोनों हैं, ये एक्सपर्ट का कहना है। दरअसल बिहार का पॉलिटिकल इक्वेशन बिल्कुल अलग है। एक राजनीतिक विश्लेषक जो है उन्होंने क्विंट से बात किया है। उन्होंने बताया है कि बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलती है, यहाँ का जातीय समीकरण बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ रहने से अति पिछड़ा वोट एनडीए को 80 से 85% मिल जाता है, लेकिन साल 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के आरजेडी के साथ जाने पर महागठबंधन को 60% और एनडीए को 40% वोट ही मिला था। दूसरे पॉइंट है कि जातीय सर्वे और आरक्षण के जो है बढ़ने के प्रतिशत के कारण पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक महागठबंधन के पाले में जा सकता है। ऐसे में यह बीजेपी के लिए चिंता की वजह बन गई थी और पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए तैयार थी। जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से इंडिया ब्लॉक तो कमजोर होगा ही, लेकिन ब्लॉक का नेतृत्व करने की इच्छा रखने वाली कांग्रेस को भी धक्का लगेगा और यह चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मोरल विक्ट्री होगी। बीजेपी ये संदेश भी जनता के बीच में देना चाहेगी कि इंडिया ब्लॉक बन ही नहीं पाया, लेकिन ये तो हुई बीजेपी के फायदे की बात। यहां नीतीश के लिए राह आसान नहीं है। भले ही नीतीश कुमार लगातार सीएम बने हुए हैं, लेकिन 2010 विधानसभा चुनाव में 115 सीट जीतने वाली नीतीश कुमार की जेडीयू 2020 आते आते 45 सीटों पर सिमट गई है। मतलब साफ है, साथ ही पार्टी मजबूत हुई और नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।